आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स पैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 12th लेक्चर में, और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आज प्रत्यावर्ती जनरेटर के बारे में। इससे पहले के लेक्चर्स आप जाकर के पहले कंप्लीट करेंगे तभी यहाँ पे आप आएंगे, क्योंकि यहाँ पर चीजें इसके आगे सिस्टमैटिक भी चलेंगी। ओके, तो आइए देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या फिर जनरेटर कहते हैं। ये क्या होता है, पहले प्रत्यावर्ती धारा को समझते हैं। देखिए, अब तक आपने जो करंट पढ़े थे वो डायरेक्ट करंट था। डायरेक्ट करंट का मतलब उसमें धारा का मान क्या रहता था, समय के साथ नियत रहता था। यहाँ पे धारा का मान समय के साथ नियत नहीं रहेगा, जो कि एक निश्चित समय में अपने आप को बार बार दोहराता है। प्रत्यावर्ती का मतलब ही होता है कि जो अपने आप को निश्चित समयांतराल में दोहराता है। तो अब हम बात करने वाले हैं ऐसे सिस्टम की जो प्रत्यावर्ती धारा को जनरेट करने के काबिल है, और ऐसे सिस्टम का हमने नाम दिया है जनरेटर। अब ये जनरेटर होता क्या है, तो बेसिकली इसका काम क्या है, इसका काम है मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। और यह वैद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरण होगा, ये वैद्युत ऊर्जा जो होगी प्रत्यावर्ती वैद्युत ऊर्जा के रूप में होगी। बेसिकली इसकी हम लोग आज जो बात करने जाएंगे वो होगी इसकी संरचना। ठीक, इसके सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअली मोटर लगा होता है, इसमें कॉइल लगा होता है। मोटर के थ्रू या हाथ के थ्रू हम इसको जब घुमाएंगे इस कॉइल को, तो यहाँ पर मोटर के थ्रू घुमाने पर यांत्रिक कार्य होता है, और यांत्रिक कार्य को वैद्युत ऊर्जा में बदलना इसका सिद्धांत होगा। आइए इसकी संरचना समझते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसको समझने के लिए पहले दो कॉइल्स लगा दिए जाते हैं, और जिसका नाम होगा N और S। इस N और S कॉइल के बीच में यहाँ पर आप एक काम करिए, 2D में समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर आपने लगा दिया हुआ है एक आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल जो है वो आपके धातु का होता है। धातु का मतलब तांबे का बना होगा। ठीक, तो ये तांबे या एल्युमिनियम का बना हुआ एक आपका आर्मेचर कॉइल है, जिसका नाम होगा A, B, C और D। ठीक, और इसको हम यहाँ पे फिलहाल के लिए घूर्णन अक्ष दे देते हैं। घूर्णन अक्ष का मतलब ये इस अक्ष के सापेक्ष यहाँ पर घूमने के लिए फिलहाल के लिए स्वतंत्र है। इसे हम अपने हाथ से घुमा सकते हैं शाफ्ट की मदद से, या फिर मोटर की सहायता से घुमा सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर आपका लगा होता है दो आपके वलय। ठीक, एक वलय जो है वो कंप्लीट फिलहाल के लिए लगा हुआ है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, एक कंप्लीट वलय यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, और जिसका पदार्थ जो है वो धातु का बना होता है, और इसके साथ एक लगा होगा ब्रश। ठीक, कार्बन का ब्रश लगा होता है। ठीक, ये बात होगी। ठीक, ये कार्बन के ब्रश का नाम B1, और यहाँ पे इस रिंग का नाम आप रख सकते हैं यहाँ पे R1। ये एक्चुअली दो रिंग्स होते हैं, एक यहाँ रिंग्स होगा, एक रिंग और होगा बच्चों, ये दूसरा वाला रिंग लगा हुआ है। ठीक, ये दूसरा वाला रिंग लगा हुआ है। दूसरा वाला जो रिंग है वो आपका कनेक्टेड होता है फिलहाल के लिए। ये इसका नाम होगा क्या, ब्रश B2, जो कि एक कार्बन का पदार्थ का बना होता है, और ये मेटल का है जिसका नाम होगा रिंग 2। ये रिंग जो है वो कंप्लीट रिंग होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सर्पी वलय। सर्पी वलय, दो वलय लगे हुए धातु के, जिसको हम लोग कार्बन के ब्रश के सहायता से स्पर्श करा देते, कांटेक्ट में ले लेते हैं, और इसे तार से जोड़ देते हैं। ये तार से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर आपने जोड़ लगाया हुआ है एक बल्ब का, ये लीजिए एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है। ठीक, ये बल्ब जोड़ दिया है, और फिलहाल के लिए आपने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है दो टर्मिनल से। एक का टर्मिनल का नाम Y होगा और एक टर्मिनल का नाम X होगा। तो ये XY टर्मिनल के बीच में आपका एक बल्ब कनेक्टेड है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो देख रहे हो, इसमें आपके दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, और ये दोनों मैग्नेटिक पोल्स बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। ये एल्युमिनियम या फिर कॉपर का बना होता है आर्मेचर कॉइल, या फिर कॉपर का बना हुआ है। ठीक,
और यहाँ पर आपके दो वलय जो इसको घूर्णन अक्ष प्रोवाइड करते हैं जिसके सापेक्ष घूमेगा। कहानी क्लियर है, ठीक। ये सिस्टम हो गया आपका। तो यहाँ पर जितनी भी आपने चीजें सुनी इसमें मुख्यतः कितने भाग होंगे बच्चों? मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होगा वो होगा मैग्नेटिक पोल्स, चुंबकीय ध्रुव या चुंबक, ठीक। दूसरा जो होगा वो होगा आपका आर्मेचर कुंडली। तीसरा जो होगा वो होगा आपका सर्पी वलय तथा कार्बन ब्रश। ये हो गई इसके सिर्फ मेजर कंपोनेंट के बारे में बातें। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की, ठीक है, कार्यविधि, कैसे ये कार्य करता है। तो बच्चों इसके कार्य करने का जो सिद्धांत है एक्चुअली वो फ्लक्स में परिवर्तन है, क्योंकि आपको पता होगा कि फैराडे ने बताया कि फ्लक्स में चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज के साथ ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ मतलब वोल्टेज है और उस वोल्टेज से अगर कोई कुंडली बनी हुई है मतलब संबद्ध है तो उसमें धारा प्रवाहित होगी और उस धारा को हम प्रेरित धारा कहेंगे और वही प्रेरित धारा एक्चुअली आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट के रूप में जानी जाती है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो फ्लक्स में चेंज से होकर जाता है। तो मान लेते हैं कि किसी वज्र कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो है वो है E इज इक्वल टू, जो कि आपका फ्लक्स परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक। फ्लक्स परिवर्तन की समय दर एन क्या है, मान लेते हैं कि इस कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स है। आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा कि फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं माइनस एन डी फाई इज इक्वल टू हम लिखते हैं बी ए कॉस थीटा, याद आया क्या, अपॉन dt। आपको शायद याद हो सिंस ओमेगा इज इक्वल टू, ये ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाई टी। ये ओमेगा मतलब होता है कोणीय चाल। अब जब ये घूम रहा है तो किसी न किसी कोणीय वेग से घूम रहा होगा और एक समान कोणीय वेग से अगर घुमा रहे हैं तो ये समान कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे में समय। ये फॉर्मूला है। ये थीटा एक्चुअली एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ठीक है। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं क्या, E इज इक्वल टू माइनस एन डी बी ए कॉस ओमेगा टी ब्रैकेट क्लोज और नीचे लिख दीजिएगा dt। एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो d बता रहा है टर्म, ये बताता है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो होना केवल किसका है, cos ओमेगा t का है। तो cos ओमेगा t का अगर आप डिफरेंशिएशन अगर करेंगे बच्चों तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन और साथ में क्या ओमेगा भी आएगा। तो cos ओमेगा t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस ओमेगा होता है बच्चों, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो माइनस ओमेगा, तो माइनस जो है इस टर्म को पॉजिटिव बना देगा, तो ठीक है एन। और साथ में आपको क्या मिला, आपको मिला बी ए तो मिला ही था, ओमेगा भी मिला और साथ में मिला आपको साइन ओमेगा टी। जहां ये टी रिप्रेजेंट क्या करता है, जहां टी ये बताता है कि जो समय क्षण समय का परिवर्तन देखने को मिल रहा था, हर क्षण इसके जो मोशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हर क्षण टाइम की वैल्यू अलग होगी, इसलिए उस हिसाब से उसके रिस्पेक्टिव ईएमएफ होंगे। तो E इज इक्वल टू एन बी ए साइन ओमेगा टी। आपको पता है कि E की वैल्यू बदल रही है टाइम के साथ। अगर हम ये कहें कि ये साइन की वैल्यू सबसे ज्यादा हो तो E की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तो गलत नहीं होगा। तो साइन की वैल्यू सबसे ज्यादा कब होती है, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो सिंस आप लिख सकते हो साइन
ओमेगा टी की वैल्यू 1, अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 लिखोगे तब जो है ये पूरा वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है उसको हम लोग ई नॉट से रिफर करते हैं। तो ई नॉट, और इस समय बचा क्या, एन बी ए ओमेगा। तो लीजिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं मैक्स वैल्यू। ठीक, ये मैक्स वैल्यू हो गई। मैक्स वैल्यू अगर ये है तब नाउ जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। नाउ सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र लिख सकते हैं इसको, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, तो ये है इस कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जनरल फॉर्मूला। अब ये जनरल फॉर्मूला कैसे बनता है, आपके इस ईएमएफ का बेसिक सा फॉर्मेट कैसा होगा, और इस जनरल फॉर्मूले से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। आइए चेक करते हैं। तो इस जनरल फॉर्मूला को देखते हुए इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एक एक करके डायग्राम को प्लॉट करने जा रहे हैं। तो ये पहला जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करेगा कॉइल के इनिशियल स्ट्रक्चर को, जब ये इस समय मान लेते हैं कि कॉइल ऐसे था, ठीक, इस समय ऐसे था, ये हमने कॉइल को रखा था। इसमें ये आपका A था, ये आपका मान लीजिए B था, ये C था और ये आपका D था, और इस पर ये ओमेगा कोणीय वेग से घूमना प्रारंभ करेगा। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा था, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, और ये एरिया वेक्टर हो गया। ठीक, अगर ये इस समय एरिया वेक्टर की दिशा मतलब क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों एक ही दिशा में होने के कारण ध्यान दीजिएगा, तो इसका हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 डिग्री मिलेगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मिलेगी, तो हम इसका वोल्टेज निकाल लेंगे, क्योंकि वोल्टेज से ही धारा मिलेगी। तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा ई नॉट साइन ओमेगा, ठीक है, टी। अब ध्यान दीजिएगा ये कि ओमेगा टी के जगह पे डायरेक्ट भी हम 0 लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा समझेंगे कि अगर ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री को हम यहाँ 0 डिग्री लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे हाँ लिख सकते हैं ओमेगा टी के जगह पे पूरा 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू ही तो थी। और यहाँ पे आपको ईएमएफ कितना मिला, पहले स्टार्टिंग में ईएमएफ 0 मिला। फिर अगले केस में चलेंगे, मतलब जब इनिशियली बात करेंगे तो इस समय आपको कोई ईएमएफ मतलब कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिला। ऐसे केस में जब ये घूमा तो ये कुछ इस तरीके से फ्लैट हो गया। ठीक, ये कुछ इस तरीके से फ्लैट हो गया। अब इस समय A यहाँ पर है, इस समय B यहाँ पर है, D यहाँ पर है और C यहाँ पर है। अब एरिया वेक्टर की दिशा कहाँ होगी, एरिया वेक्टर की दिशा नीचे हो गई। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, थीटा की वैल्यू, ये कितना घूम गया, 1 क्वार्टर घूम गया बच्चों, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू होगा 90 डिग्री। अभी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, तो इसे हम अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, रेडियन में लिख सकते हैं पाई बाई 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहां से यहां पहुंच गया। ऐसे केस में अगर E की वैल्यू चेक की जाए तो E नॉट साइन 90 डिग्री की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो आपको मिलेगा इस समय E नॉट की वैल्यू E के इक्वल, मतलब अभी जो है E की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ठीक, अब अगर हम बात करें आगे इसके नेक्स्ट केस की, तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, तो इस समय आपका कॉइल जो है वो मान लीजिए कि फिर से एक क्वार्टर साइकिल कंप्लीट करता है। आज बार जब क्वार्टर साइकिल कंप्लीट करेगा तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वही है, A कहाँ आ गया नीचे, B कहाँ आ गया इधर, और आपका D ऊपर, और यहाँ पर है आपका C। ऐसे केस में आपको क्या दिखाना है, थीटा की वैल्यू दिखाना है 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो हम इसको लिख सकते हैं, पाई भी लिख सकते हैं रेडियन में। यहां से जो E की वैल्यू आएगी वो E नॉट साइन क्या मिलेगा,
यहाँ पे 90 से सीधा आपको 180 मिला, तो यहाँ 180 लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पे sin 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0। क्लियर हुआ? 0। अब अगले साइकिल के बारे में बात करें तो अगले साइकिल में फिर से जो कॉइल है वो फिर से फ्लैट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इस बार फ्लैट हुआ। अब फिर ये A यहाँ पे आ गया, ठीक, और फिर B यहाँ पर आ गया, D यहाँ पर बच्चों और C यहाँ पर। ऐसे केस में जो इस समय एरिया वेक्टर है वो ऊपर चला गया और मैग्नेटिक फील्ड यही है, तो ऐसे केस में आपको यहां से पूरा एंगल मिलेगा और इस बार जो पूरा एंगल मिलेगा वो मिलेगा 270 डिग्री, जिसको हम 3π/4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 270 डिग्री। इस बार E की वैल्यू आप लिखेंगे E0 sin 270 डिग्री, और आपको शायद याद हो कि 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? माइनस में होती है, ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट। तो E0 मिल गया। और फाइनली जो ये आपका कॉइल है ये इस बारी वापस से अपने स्टेज में पहुंचना चाहता है और कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये हो गया इस तरीके से। और ऐसे केस में आपका फाइनल यही स्टेज आ जाएगा A, ये B बच्चे, ये आपका नीचे वाला क्या है D, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा C, ठीक। ये वापस से क्या हो गया नीचे। घूमना इसका जारी है बच्चों, ध्यान देना, ये एक समान कोणीय वेग से घूम रहा है। ऐसे केस में यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या लीजिएगा? 360 डिग्री, या फिर आप कह सकते हैं 2π, ठीक है, अथवा 2π कह सकते हैं। यहाँ पे E = क्या हो जाएगा? E0 sin 2π, और sin 2π की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो E की वैल्यू क्या आ गई? 0। मतलब आपको यहाँ पर जितने भी केसेस देखने को मिल रहे हैं इसमें आपको सब में, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बच्चों, सब में आपको थीटा की वैल्यू अलग अलग देखने को मिली, और थीटा के वैल्यू की वजह से E की वैल्यू हर बार अलग देखने को मिली। ऐसे केस में अगर हम इसके ग्राफ को प्लॉट करें, ठीक है, अतः E मतलब वैल्यू भागफल E तथा समय t के मध्य वक्र की बनाने की कोशिश करें तो ये वक्र कैसा बनेगा देखते हैं। इसके आगे बच्चे यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जितने भी केसेस आपने देखे उसमें ये एक कंप्लीट साइकिल को दिखाया गया, फिर उस तरीके से वो अपने आप को रिपीट करेगा। तो अगर मैं EMF E और टाइम t के बीच में ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं तो फिर कैसा बनेगा, ठीक। तो ऐसे केस में ध्यान दीजिएगा कि एक कंप्लीट साइकिल के टाइम को हम कहते हैं बच्चों कैपिटल T। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल T कहते हैं एक कंप्लीट साइकिल के टाइम को। अब एक एक करके हम इसी को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक। तो अगर मेरा टाइम, ठीक है, मेरा टाइम एक साइकिल के लिए मुझे पता है तो कैसे काम करेगा। ये ओरिजिन है, जब ये 0 पे था तो उस समय टाइम भी क्या रहा होगा? 0 पे रहा होगा, ठीक है। जब ये एक क्वार्टर कंप्लीट करता है, क्वार्टर कंप्लीट करने का मतलब, क्वार्टर कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि जब ये इस समय कॉइल आपका एक साइकिल कंप्लीट करता है तो टी लेता है। एक क्वार्टर का मतलब होता है कि उसने 1/4 कवर किया होगा, और 1/4 कवर करने का मतलब समय कितना होगा? t/4। जब ये t/4 पर होगा तो उस समय कितना एंगल बनेगा? एंगल कैसे पता करते हो बच्चों? थीटा = होता है ओमेगा टी। ओमेगा टी में ओमेगा को क्या लिखते हैं? 2π/t, ठीक। और यहाँ पर t को क्या लिखते हैं? t/4। तो ये आपने कैंसिल किया, π/2 आया। इसका मतलब कि अगर आप एक क्वार्टर t/4 टाइम पर होंगे तो आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री। तो ये जो पोजीशन है वो एक्चुअली 90 डिग्री को बताता है। 0 डिग्री पर EMF 0 था और 90 डिग्री पर EMF क्या है? इस समय मैक्सिमम होता है। 0 डिग्री पर मिनिमम है और 90 डिग्री पर थोड़ा ध्यान से देखिए मैक्सिमम हो गया। इसको E0 से दिखा सकते हैं। फिर से ये धीरे धीरे बदलेगा अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शन, और यहाँ पर कब 0 हो जाएगा? जब ये क्या हो जाएगा? 180। तो आइए फिर 180 मतलब थीटा = ओमेगा टी में आपको टाइम का पता नहीं है, टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे 180 को आप पाई में क्या लिख सकते हैं बच्चों?
लिख सकते हैं आप पाई, और इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, और यहाँ पे टी, तो यहाँ पाई कैंसिल हुआ तो टाइम की वैल्यू कितनी मिलेगी, टाइम की वैल्यू मिली टी बाई 2। तो इस समय जब आप इसको 180 डिग्री पर लेकर के आए, ठीक, 180 डिग्री पर लेकर के आए, तो उस समय टाइम कितना है टी बाई 2। तो ये जो टाइम है वो एक्चुअली टी बाई 4 को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टी बाई 2 को। इस समय ईएमएफ क्या है, 0 है, इस समय ईएमएफ क्या है, 0 है। तो ये रफ है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको फिर से इरेज किया जाए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 270 डिग्री, मतलब कि अगर हम थीटा की वैल्यू 270 डिग्री रख दें, थीटा की जगह पे आप थीटा की वैल्यू रख करके टी की वैल्यू जरूर निकाल लीजिए, और जो टी की वैल्यू निकालेंगे वो आएगा आपका 3t/4 बच्चों, ठीक है। मतलब कि आपका जो टाइम का 3/4 हिस्सा, तो मतलब जब आप 3/4 हिस्से पर पहुंचोगे तो आपका जो पोजीशन होगा वो इस समय क्या होगा, माइनस ईएमएफ है। माइनस मतलब इस समय आपकी वैल्यू तो है लेकिन वो नेगेटिव एक्सिस में है। फिर से जब आप 360 कवर करोगे तो 360 में आपकी जो वैल्यू है इस बार क्या हो जाएगी, इस बार टाइम की जो वैल्यू होगी वो कंप्लीट एक साइकिल के लिए टी कहलाएगी। मतलब जब आप कंप्लीट एक साइकिल पे पहुंचोगे तो इस समय ईएमएफ फिर से 0 हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है, समय के साथ जो आपकी ईएमएफ है वो अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। एक बार पॉजिटिव एक्सिस में ईएमएफ मैक्सिमम, एक बार नेगेटिव एक्सिस में ईएमएफ मैक्सिमम, ये एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम हुई। इसी तरीके से अगले साइकिल में फिर 2 बार मैक्सिमम होगी, फिर 2 बार मैक्सिमम होगी, और हर साइकिल में इस तरीके से 2 बार मैक्सिमम होने की जो कैटेगरी होगी जो अपने आप को हर अगले साइकिल में रिपीट करती रहेगी, इसे हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिंग। ये ईएमएफ है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ मतलब वोल्टेज है, वोल्टेज से ही धारा प्रेरित होती है, तो वोल्टेज है तो ही धारा है, तो इसी को हम धारा के फॉर्म में प्रवाहित पाते हैं। किसमें, उस कुंडली में जिसको हम 2 चुंबकों के बीच में घुमा रहे हैं। तो ये हो गई आपके प्रत्यावर्ती धारा डायनामो का क्रिया सिद्धांत। तो आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आप इसी तरीके से ये चीजें बना लेंगे और लास्ट में ये लिख लेंगे कि अतः जो प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल होगा वो अपने आप को समय के अनुसार रिपीट करता रहेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।